हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्रियम। इट्स गुड टू बी स्मार्टर। आज मैं आपके सामने क्वांटम नंबर्स के बारे में बताना चाहती हूँ। क्वांटम नंबर्स, सबसे पहले क्वांटम नंबर्स क्या हैं? तो जैसा कि नाम में ही है नंबर्स, तो दीज आर सिंपली नंबर्स। अब कौन से नंबर है ये? तो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स that are used to describe the position and energy of the electron in an atom or molecule। मतलब बेसिकली ये इलेक्ट्रॉन के बारे में हमें सारी जानकारी देते हैं। इलेक्ट्रॉन्स के बारे में हमें क्या जानकारी चाहिए? तो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में दो चीज़ें ही होती हैं बेसिकली, जो कि मेन मैटर करती हैं। सबसे पहली इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की पोजीशन क्या है, और सेकेंडली इसकी इलेक्ट्रॉन के अंदर उसकी एनर्जी क्या है। एनर्जी, पोजीशन एंड एनर्जी। और वैसे हम एनर्जी की बात करें तो वो इसकी पोजीशन पर ही डिपेंड करती है, लेकिन फिर भी हम कह सकते हैं कि दो जो मेजर्स हैं वो हमें चाहिए होते हैं, एक पोजीशन और दूसरा एनर्जी। तो क्वांटम नंबर्स आर द नंबर्स दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम और मॉलिक्यूल। अब हम कौन से वो नंबर्स हैं जो हम यूज़ करते हैं? ये क्वांटम नंबर्स, हमने कह दिया कि वो ऐसी संख्या है जो इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और एनर्जी को डिस्क्राइब करें, उन्हें हम क्वांटम नंबर कहते हैं। पर हम ऐसी कौन सी संख्याएं यूज़ करते हैं या किस प्रकार से इन संख्याओं का यूज़ करते हैं? तो एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल है। हम सबको पता है, हम इंडिया में रहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर आपको किसी को एक लेटर पोस्ट करना है, आपको किसी को एक कोई कुरियर भिजवाना है, तो आप क्या करते हो? सबसे पहले आपको क्या चाहिए होता है? आपको केवल एक इंडिया में रहते हैं, क्या इससे आपका काम चल जाएगा? नहीं चलेगा। आपको क्या है? इंडिया क्या हो गया? वो एलिमेंट जिसके अंदर वो इलेक्ट्रॉन है। लेकिन केवल इससे काम नहीं चलना। हमें क्या चाहिए? किसी को कुरियर भिजवाने के लिए सबसे पहले क्या चाहिए? वो किस स्टेट में रहता है। जब हमें स्टेट भी पता चल गया कि वो एमपी में रहता है, यूपी में रहता है, आंध्र प्रदेश में रहता है या जहाँ भी, तो उस स्टेट के बाद हमें क्या चाहिए होता है? उसकी सिटी, कि उस स्टेट की कौन सी सिटी में वो रहता है। बिना सिटी के स्टेट से केवल काम नहीं चलना। उसके बाद हमें क्या चाहिए? सिटी चाहिए। और अब हमें जब सिटी भी पता चल जाती है तो उस सिटी के कौन से एरिया, दैट मीन्स कौन सी कॉलोनी में वो रहता है, ठीक है। उस कॉलोनी का जब हमें पता चल जाता है, देन फाइनली कि उस कॉलोनी के भी, कोई भी कॉलोनी, कोई कॉलोनी बहुत बड़ी भी हो सकती है, कोई छोटी भी हो सकती है, तो सबसे लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमें क्या चाहिए होता है कि उस कॉलोनी के कौन से हाउस नंबर या पर्टिकुलर किस रेजिडेंस में, किस मकान में वो रहता है। बिल्कुल उसी तरीके से इलेक्ट्रॉनों की प्रॉपर पोजीशन या प्रॉपर उसका जो ओरिएंटेशन या उसकी जानकारी लेने के लिए हमें क्या चीज़ चाहिए होती? सबसे पहला उसका स्टेट, जिसको हम कह देते हैं उसकी शेल। आप अगर इलेक्ट्रॉन एटॉमिक स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ चुके हो अगर आप, तो आप जानते हो कि कोई भी जो एटम होता है उसमें सबसे सेंटर में क्या होता है? न्यूक्लियस होता है। उस न्यूक्लियस के चारों ओर क्या होती हैं? ये शेल्स होती हैं, कुछ ऑर्बिटल्स होते हैं, ऑर्बिट्स होते हैं, जिनमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं इस न्यूक्लियस के सराउंडिंग्स में, चारों ओर, ठीक है। अब सबसे पहले कि इनमें से कौन सी शेल में, कौन से ऑर्बिट में वो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है। तो सबसे पहला शेल। अब हमें शेल पता चल गया कि वो दूसरी में है, तीसरी में है, या चौथी में है, या पहली में। हमें शेल का आइडिया लग गया, हमें पता चल गया। तो अब उस शेल में, किसी भी शेल में एक से ज़्यादा सब शेल हो सकती है। बेसिकली हम अगर एटॉमिक स्ट्रक्चर में आपने पढ़ा होगा कि 4 सबशेल्स के बारे में हम बेसिकली पढ़ते हैं, एस सबशेल, पी सबशेल, डी सबशेल और एफ सबशेल। तो उनमें से वो पर्टिकुलर वो इलेक्ट्रॉन जिसकी हम जानकारी लेना चाहते हैं, जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, वो कौन से सबशेल में है। तो शेल के बाद देन नेक्स्ट क्या आ जाता है? सबशेल। अब हमें सबशेल भी पता चल गया कि सब कौन से सबशेल में है, वो एस में है, पी में है, डी में है या एफ में है। तो अगर हम एस की बात करें तो उसमें केवल एक ही ब्लॉक होता है, केवल एक ही ऑर्बिट। आपने पढ़ा होगा कि सबशेल जो होते हैं, एस की अगर हम बात करें तो वो स्फेरिकल होता है, जिसमें केवल एक और एक ही ब्लॉक होता है, एक ही खाना होता है, एक ही घर होता है। लेकिन अगर हम पी की बात करें तो पी में कितने होते हैं? हम 3 ऑर्बिटल्स पढ़ते हैं, ठीक है। इसी तरीके से अगर हम डी की बात करें तो डी में 5 होते हैं, और एफ की बात करें तो एफ में 7 ऑर्बिटल्स होते हैं। तो केवल सबशेल पता चलने से हमारा काम नहीं चलना, हमें उसके आगे हमें ये भी पता होना चाहिए कि उसका ऑर्बिटल्स कौन सा है। तो सबशेल के बाद क्या आ गया? उसके
ऑर्बिटल्स हो गए, जो कि मैंने बताया s में 1 होते हैं, p में 3, d में 5 और f में 7 होते हैं। अब सपोज हमें ऑर्बिटल ही पता चल गया, लेकिन एक ऑर्बिटल में जरूरी नहीं है कि एक ही इलेक्ट्रॉन हो, एक ऑर्बिटल में एक या दो इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। अगर वो अनपेयर्ड है, अकेला है, अनपेयर्ड है, तब एक होगा, तब तो ठीक है। लेकिन अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो हमें ये भी पता होना चाहिए कि कौन सा वाला इलेक्ट्रॉन जिसकी हम डिस्कस कर रहे हैं, जिसके बारे में हम जानकारी लेना चाहते हैं। तो फाइनली उसकी हमें क्या पता होना चाहिए, ऑर्बिटल में अगर दो इलेक्ट्रॉन है तो उन दोनों इलेक्ट्रॉनों की ये टेंडेंसी होती है, ये दोनों इलेक्ट्रॉन जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में रिवॉल्व करते हैं या स्पिन करते रहते हैं। तो इनकी स्पिन, तो लास्ट हमें क्या पता होना चाहिए, इसका स्पिन या रोटेशन हमें पता होना चाहिए। स्पिन को हम क्या कह सकते हैं, रोटेशन। ठीक है, तो ये चार चीजें हमें पता होना चाहिए। सबसे पहले शेल, कौन से शेल में है, उसके बाद उस शेल के किस सब शेल में है, S में है, P में है, D में है या F में है। उसके बाद फिर उस सब शेल के, जिस भी सब शेल के हैं उसके कौन से ऑर्बिटल में है, और ऑर्बिटल का पता लगने के बाद भी हमें उसका रोटेशन पता होना चाहिए। दो ही रोटेशन होते हैं जनरली, कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल दो ही प्रकार से रोटेट कर सकता है, स्पिन कर सकता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। तो हमें ये रोटेशन पता होना चाहिए कि हम जिस इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है। तो ये चार इंफॉर्मेशन जो चाहिए हमें, तो उन चारों को हम किस नाम से जानते हैं, हम अलग अलग क्वांटम नंबर्स के नाम से हम उनको डिफाइन करते हैं, उनके बारे में हम स्टडी करते हैं। ठीक है, अभी हमने पढ़ा क्वांटम नंबर क्या है। क्वांटम नंबर इज अ नंबर, क्यों यूज होता, किस लिए यूज करने जाते हैं, क्वांटम नंबर्स आर द नंबर दैट आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द पोजीशन एंड एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन एनी एटम और इन एनी एलिमेंट। अब हमने अभी बताया चार चीजें चाहिए हमें, शेल, सब शेल, ऑर्बिटल एंड स्पिन। तो इनके लिए अलग अलग चार क्वांटम नंबर्स हम पढ़ते हैं। सबसे पहली क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब प्रिंसिपल क्वांटम नंबर क्योंकि पहला क्वांटम नंबर है, पहली प्रॉपर्टी माने सबसे पहले तो हम ये जानेंगे इसके बारे में किसने इंफॉर्मेशन दी थी। तो सबसे पहले इसका जिक्र किया था नील बोर ने। ठीक है, और ये किसके बारे में बताता है, ये शेल के बारे में बताता है। इसको हम किससे इंडिकेट करते हैं, स्मॉल n से इंडिकेट करते हैं। अब क्योंकि ये शेल के बारे में बताता है, दैट मीन्स ये साइज ऑफ द ऑर्बिटल के बारे में भी बताता है। कैसे साइज ऑफ द ऑर्बिटल, सपोज n की वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये पहली शेल में है, पहली शेल में है मतलब वो न्यूक्लियस के सबसे पास होगी, उसकी साइज सबसे छोटी होगी। लेकिन अगर वो इलेक्ट्रॉन फोर्थ शेल में है तो उसकी साइज क्या होगी, फर्स्ट के कंपेरेटिवली बहुत बड़ी होगी, लार्ज होगी। तो इस प्रकार से साइज के बारे में बात करता है। साइज के साथ साथ ये जो शेल्स होती हैं इनको हम एनर्जी लेवल भी कहते हैं, एनर्जी लेवल, दैट मीन्स ये एनर्जी के बारे में भी डिस्क्राइब करता है, इंफॉर्मेशन देता है। इसका फॉर्मूला अगर आपको बताना चाहूँ इसका फॉर्मूला, तो इसका फॉर्मूला इज इक्वल टू 1314n², इस तरीके से होता है। लेकिन क्योंकि अभी हम केवल क्वांटम नंबर के बारे में पढ़ रहे हैं इसलिए इसको हम अभी छोड़ते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में इसको पढ़ेंगे। तो ये एनर्जी लेवल कहलाते हैं, इसलिए इसकी एनर्जी के बारे में भी इंफॉर्मेशन देता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका अगर हम इसको पढ़ेंगे तो n के वैल्यू ऑफ n के बिहाफ पर हम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एनी शेल, जिसकी वैल्यू कितनी होती है, 2n² होती है। मतलब n की जो वैल्यू होगी उस बेस पर ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हम कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे अगर n की वैल्यू 1 है देन 2n² का मतलब कितना हुआ, 2 × 1² दैट मीन्स 2। तो पहली शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 2 होंगे। लेकिन अगर n की वैल्यू, ये वैल्यूज ऑफ n है ये सारी, n की वैल्यू अगर 2 है तो कितनी आ जाएगी, 2 × 2² दैट मीन्स 8। सेकंड शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 8 होंगे। अगर n की वैल्यू 3 है देन 2 × 3² माने दैट मीन्स 3 स्क्वायर मीन्स 9, 9 × 18। थर्ड शेल में 18 इलेक्ट्रॉन होंगे। उसके बाद फोर्थ शेल में, और इसी तरीके से हम आगे किसी भी शेल्स का कैलकुलेट कर सकते हैं। हालांकि ये मानते हैं कि किसी भी शेल में मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 32 ही होते हैं, और ऐसा किस लिए होता है ये भी मैं भी आपको आगे बताऊंगी। तो
ये मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम 2n² के फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये आपका प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के बारे में अभी हमने पढ़ा। इसके अलावा इसको हम वैसे जानेंगे तो ऑर्बिटल्स के नंबर्स भी इसमें हम निकाल सकते हैं, n² से उसके ऑर्बिटल्स के नंबर निकल आते हैं। सेकंड क्वांटम नंबर जो आपको मैंने कहा, सेकंड चीज इंफॉर्मेशन किसकी चाहिए आपको, शेल्स हो गई। शेल्स के बाद नेक्स्ट आपको किसकी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, सब शेल। तो सेकंड क्वांटम नंबर जो होती है वो सब शेल्स से रिलेटेड होती है, सब शेल्स के बारे में इंफॉर्मेशन देती है, जिसको हम क्या कह देते हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर। एजीमुथल क्वांटम नंबर, जिसे हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, स्मॉल l से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर इसके बारे में हम बताएं तो इसके बारे में जानकारी किसने दी थी, इसके बारे में सबसे फर्स्ट किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो समरफील्ड ने इसके बारे में सबसे पहले हमें बताया था। ठीक है, अब एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करते हैं तो किसके बारे में बताता है, ये अभी हमने पढ़ा, ये सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है। सब शेल का मतलब क्या हुआ, अभी हमने उसमें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में पढ़ा था कि वो साइज के बारे में बता रहा है, लेकिन जब सब शेल की बात हम करते हैं तो वो साइज की बजाय किसके बारे में बताता है, शेप के बारे में बताता है। अब हम बात करते हैं, क्योंकि सब शेल की बात करते हैं तो एक यहाँ पर हम मेन चीज जो है वो आपने पहले एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़ी होगी जरूर, लेकिन फिर भी एक बार मैं बताती हूँ यहाँ पे कि हम सब शेल जो होती है वो 4 सब शेल जनरली हम पढ़ते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी यूज करते हैं, S, P, D और F। इन चारों सब शेल्स का जो शेप होता है वो सबका अलग अलग होता है। जैसे हम S के बारे में पढ़ते हैं, स्फेरिकल होता है, P के बारे में पढ़ते हैं, ये डंबल शेप होता है, या इसी तरीके से हम चारों के बारे में पढ़ते हैं। तो ये किसके बारे में बता रहे हैं, एजीमुथल क्वांटम नंबर शेप्स के बारे में बताता है। ठीक है, शेप्स के साथ ही साथ ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है कि किस सब शेल में कितने ऑर्बिटल हैं। जनरली ऑर्बिटल्स की संख्या हम कैसे निकालते हैं, 2l+1 के थ्रू हम निकाल देते हैं। ठीक है, तो ये जैसे 2l+1, जैसे s में l की वैल्यू अगर हम 1 रख दें, 0 रख दें, तो 2l+1 कितना हुआ, 2 × 0 + 1 बने 1। इसका मतलब s में कितना ऑर्बिटल है, केवल एक ऑर्बिटल है। ठीक है, अब हालांकि इसकी वैल्यू जो हम एजीमुथल क्वांटम नंबर, क्योंकि ये नंबर्स हैं तो इनका कैलकुलेशन होना चाहिए, इनकी वैल्यूज होनी चाहिए। तो जो इसकी वैल्यूज होती हैं, इसकी टोटल जो वैल्यू है, टोटल वैल्यू होती है 2l+1, सॉरी इसकी टोटल वैल्यूज जो होंगी, इसको हम निकालते हैं जब कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू 0 to n-1, इस तरीके से हम एजीमुथल क्वांटम नंबर निकालते हैं। l की वैल्यू जो होगी वो कहाँ से कहाँ तक होगी, 0 to n-1। लेकिन इसके बावजूद 0 to n-1 इसकी पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, लेकिन अगर, क्योंकि हमने अभी यहाँ पे पढ़ा 4 सब शेल्स हैं, S, P, D और F, क्योंकि सब शेल्स 4 ही हैं, इसलिए L की वैल्यूज भी इन चारों के लिए फिक्स होती हैं। जैसे अगर S सब शेल है तो L की वैल्यू उसके लिए होती है 0। अगर हम P सब शेल की बात करें तो L की वैल्यू उसके लिए 1 होती है। अगर हम D की बात करें तो 2 होती है L की वैल्यू, और अगर F की बात करें तो F के लिए L की वैल्यू 3 होती है। तो मोस्ट प्रोबेबली इनकी जो वैल्यूज होती हैं वो इन्हीं 4 नंबर्स तक लिमिटेड होती हैं, क्योंकि हम जनरली 4 सब शेल्स के बारे में ही पढ़ते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में भी इलेक्ट्रॉन को जो डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ते हैं वो इन्हीं 4 सब शेल्स के अंदर ही पढ़ते हैं, और इन चारों सब शेल्स के लिए L की जो वैल्यू होती है वो फिक्स होती है। S के लिए 0, P के लिए 1, D के लिए 2 और F के लिए 3। तो बेसिक वैसे हम थ्योरेटिकली हम पढ़ते हैं L = 0 to n-1, कि 0 से लेकर के, अगर लेकिन n की वैल्यू सपोज 6 है, अगर n की वैल्यू 6 है तो L की वैल्यू 0 से n-1 माने 5 तक हो गई। लेकिन हम यहाँ पर देखें अगर, तो किसी भी सब शेल के लिए L की वैल्यू 5 नहीं होती है, हमें चूज करनी होती है 0 to 5 के बीच में। तो 0, 1, 2, 3, 4, 5 ये पॉसिबल वैल्यूज हैं इसकी। ये जो हमने L = 0 to n-1 पढ़ा, ये L की पॉसिबल वैल्यू है, लेकिन एग्जैक्ट वैल्यू कौन सी होगी ये डिपेंड करेगा कि इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में एंटर करता है या कौन से सब शेल में डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। तो ये हो गया आपका एजीमुथल क्वांटम नंबर। ठीक है, अब उसके बाद हम, जब हमें सब शेल के बारे में इंफॉर्मेशन मिल गई, जानकारी मिल गई, देन नेक्स्ट कौन सा आ गया, हमें क्या पता करना पड़ेगा कि उस सब शेल के कौन से ऑर्बिटल में वो इलेक्ट्रॉन ले रह रहा है।
तो उस ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन जो मिलती है वो हमें किससे मिलती है? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के थ्रू। इसके बारे में किसने बताया? इसके बारे में लिंडे ने बताया। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? हम स्मॉल m से करते हैं। और एक्चुअली में इसके बारे में कैसे पता चला कि जब हम किसी एटम से हम या इलेक्ट्रॉनिक जो वेव्स निकलती हैं वो मैग्नेटिक फील्ड में डिफ्लेक्ट होती हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड में उनका जो ये नेचर था वो उसको एक्सप्लेन करने के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस की गई थी, जिसको हम स्मॉल m से दिखाते हैं। और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के थ्रू ही हम जीमन इफेक्ट या स्टार्क इफेक्ट जैसे इफेक्ट को हम एक्सप्लेन कर पाते हैं। अब मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किसके बारे में बताता है? इसके ओरिएंटेशन के बारे में। ऑर्बिटल्स, अगर हम इसको सिंपल वर्ड में पढ़ें तो ये ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है। और ये ऑर्बिटल्स कैसे बताए जाते हैं? ऑर्बिटल्स किस बेस पर होते हैं? अपने ओरिएंटेशन के बेस पर अलग अलग होते हैं। जैसे मैंने अगर बात कहूँ मैं s की, तो s में केवल एक ऑर्बिटल होता है, और क्योंकि ये स्फेरिकल है इसलिए इसके ओरिएंटेशन में हम कोई एक्सेस या उसका हम बात नहीं कर पाते। लेकिन जब हम p की बात करते हैं, p सबशेल की, तो यहाँ 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ये तीनों ऑर्बिटल्स कैसे होते हैं? ये अलग अलग एक्सिस पर होते हैं, जिनको हम px, py और pz के नाम से जानते हैं। इसी तरह से d और f, जिनमें भी एक से ज़्यादा ऑर्बिटल हैं, उनका ओरिएंटेशन आपस में डिफरेंट होता है, और उसी ओरिएंटेशन को हम किसके थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं? मैग्नेटिक क्वांटम नंबर्स के थ्रू हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली ये क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये ओरिएंटेशन ऑफ दैट ऑर्बिटल, सब शेल के जो ऑर्बिटल्स हैं उनका ओरिएंटेशन क्या है, इसकी इंफॉर्मेशन ये देता है। इसकी अगर हम वैल्यूज़ की बात करें तो इसकी टोटल वैल्यूज़ होती है, एल पर डिपेंड करती है इसकी वैल्यू, क्योंकि एल माने सब शेल्स, तो सब शेल्स पे ही डिपेंड करेगी कि उसमें कितने ऑर्बिटल्स हैं। तो इसकी टोटल वैल्यूज जो होती है 2l+1 होती है, ये टोटल वैल्यूज हैं। लेकिन एक्चुअल वैल्यू कौन सी? ये टोटल वैल्यूज जो हैं, जैसे हमने अगर l बराबर, अगर हमने l की वैल्यू हमने 1 कही, तो 2l+1 माने कितना हो गया? 3 टोटल वैल्यूज हैं। लेकिन वो वैल्यूज होंगी कौन कौन सी? वो होती हैं -l to +l इंक्लूडिंग 0, माने -l, 0 और +l। तो यहाँ पे 3 अगर इसकी वैल्यू है, l की वैल्यू 1 है, तो इसकी टोटल वैल्यू कौन सी होगी? -1, 0 और +1। लेकिन अगर l की वैल्यू 2 है, देन इसकी वैल्यूज क्या होंगी? -l to +l, -2, -1, 0, +1 और +2। ये 5 वैल्यूज होंगी। अगर हम 2l+1 से कैलकुलेट करें l = 2 लेकर के, तो 2, अगर l की वैल्यू यहाँ 2 रखेंगे तो 2l+1 में कितना आएगा? 5, और -l to +l जाओगे तो देखो 5 वैल्यू यहाँ पे आ रही, -2, 1, -1, 0, +1, +2, 1, 2, 3, 4, 5, ये 5 वैल्यूज l की पॉसिबल होंगी। अब ये पांचों वैल्यूज, जैसे यहाँ पर हम p है तो हम इस तरीके से इसको वैल्यूज दे देते हैं, ये -1, 0, +1। अब हमारा इलेक्ट्रॉन यहाँ है या यहाँ है, उस बेस पर हम m की वैल्यू को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया आपका मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। नाउ अब हमें ऑर्बिटल्स के बारे में भी पता है, तो लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब हमें किस चीज के बारे में पता होना चाहिए? उसके रोटेशन के बारे में, उसकी स्पिन के बारे में, कि वो किस डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है। तो 4th क्वांटम नंबर हमारी कौन सी हो गई? स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर। और स्पिन क्वांटम नंबर कुछ भी नहीं है, केवल इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के बारे में बताता है। और मैंने बताया इलेक्ट्रॉन केवल 2 ही डायरेक्शन में रोटेट करता है, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। इसलिए स्पिन क्वांटम नंबर की केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होती हैं, -12 और +12। इसकी 2 ही पॉसिबल वैल्यूज होंगी, -12 और +12। हम ये मानते हैं एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, वो दोनों आपस में मिल करके पूरी फुल वैल्यू देते हैं, इसलिए हम इसको एक रोटेशन को हम हाफ की वैल्यू देते हैं। एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज -12 या +12, इसकी 2 वैल्यूज होंगी। हमारा इलेक्ट्रॉन, जैसे अगर किसी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, तो इनमें से एक इलेक्ट्रॉन को हम -12 की वैल्यू देते हैं, जबकि दूसरे को हम +12 की वैल्यू देते हैं। तो ये इस प्रकार से आपके चारों क्वांटम नंबर्स की वैल्यू होती है। अगर हम अब इसको एग्जाम्पल्स के थ्रू अगर हम इसको पढ़ते हैं कि कैसे हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो सपोज हमने नाइट्रोजन एटम लिया, नाइट्रोजन एटम जिसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 7, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ?
2 एंड 5। अगर हम इसको SPDF में डिस्ट्रीब्यूट करके प्रॉपर इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन रखेंगे तो क्या आएगा 1s2 2s2 2p3 1s2 2s2 एंड 2p3 ये तीन। अब अगर हम मान लो इसके इस इलेक्ट्रॉन की क्वांटम नंबर्स हम अगर निकालना चाहे तो क्या होगा n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n की वैल्यू क्या होगी, क्योंकि सेकंड शेल में है तो इसके लिए n की वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब अगर हम एजीमिथल क्वांटम नंबर l की वैल्यू निकालें तो हमने पढ़ा l की वैल्यूज कितनी होती हैं 0 to n-1, तो 0 to 2 - 1 माने 0 और 1 दो वैल्यूज इसके लिए होंगी। लेकिन हमारा ये इलेक्ट्रॉन किस सब शेल पे है उस पे डिपेंड करेगा कि यहाँ पर एग्जैक्ट वैल्यू क्या होगी। तो हमारा इलेक्ट्रॉन जो है वो 0 और 1 माने 0 माने s सब शेल और 1 माने p सब शेल। लेकिन हमारा ये जो इलेक्ट्रॉन है जिसके हम क्वांटम नंबर निकाल रहे हैं, जिसके बारे में हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो p सब शेल में है, इसलिए यहाँ पर हमारे l की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आएगी। अब उसके बाद मैग्नेटिक क्वांटम नंबर m जो डिपेंड करता है कि किस पे। तो अब m की वैल्यू कितनी होती है -l to +l, ठीक है। अब -1 to +1 इंक्लूडिंग 0, तो -1 0 और +1 अगर हम ये वैल्यूज यहाँ पे रख दें तो हमारा जो इलेक्ट्रॉन है किसमें है -1 में है, तो यहाँ पर m की वैल्यू क्या आ जाएगी -1। अब लास्ट स्पिन क्वांटम नंबर। स्पिन क्वांटम नंबर मैंने कहा +½ या -½ ही हो सकता है, क्योंकि ये इसको हम यहाँ पे क्या वैल्यू दे देंगे 10½ वैल्यू दे देते हैं। हाँ, अगर यहाँ पे एक और इलेक्ट्रॉन होता दूसरा तो उसको हम क्या वैल्यू देते -½ की देते। तो इस प्रकार से हम चारों क्वांटम नंबर की वैल्यू जो है वो मेजर करते हैं। अगर हम इसकी बजाय इस इलेक्ट्रॉन की वैल्यू निकाल रहे होते तो n हमारा सेम होता, l भी सेम होता, लेकिन m की वैल्यू क्या हो जाती 1 की जगह 0 हो जाती, और स्पिन क्वांटम नंबर तो +½ और -½ में से ही कोई एक होना है, सो स्पिन क्वांटम नंबर +½ हो जाता। तो इस प्रकार से अभी हमने क्या पढ़ा, चार क्वांटम नंबर पढ़ी। पहली प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दूसरा एजीमिथल क्वांटम नंबर, तीसरा मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और चौथा स्पिन क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर शेल के बारे में बताता है, एजीमिथल क्वांटम नंबर सब शेल के बारे में बताता है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ओरिएंटेशन या ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जबकि स्पिन क्वांटम नंबर उसके रोटेशन के बारे में बताता है। अगर हम कंपेयर करें प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू क्या होती है तो 0 इसकी वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकती, 1 2 3 4 कुछ भी वैल्यू, क्योंकि हम ऑर्बिट्स को नाम देते हैं k l m n s इस प्रकार से करके, तो उसी के अकॉर्डिंग 1 2 3 4 इनकी वैल्यूज होती है। उसके बाद अगर हम एजीमिथल की बात करते हैं तो इसकी वैल्यू जो होती है 0 to n-1 होती है, लेकिन डिपेंड करता है कि हमारा इलेक्ट्रॉन कौन से सब शेल में है। अगर s में है तो 0, p में है तो 1, d में है तो 2 और f में हो तो इसकी वैल्यू 3 होती है। फिर m की अगर बात करें तो ऑर्बिटल्स के बारे में बताता है, जिसकी वैल्यू -l से लेकर के +l तक होती है इंक्लूडिंग 0। और अगर हम स्पिन क्वांटम नंबर की बात करें तो इसकी केवल 2 ही पॉसिबल वैल्यू होती है, जो कि इसके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन पर डिपेंड करती है। इसकी वैल्यू +½ या -½ होती है। दैट्स ऑल। हम फिर मिलेंगे किसी नए टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।